जो भी योजना बनाते हो, हाँ जी, आपको खुद को नहीं पता होता कि जीवन ने आपके लिए क्या योजना बना रखी है। बिल्कुल सर। एक समय इंसान की जिंदगी में वो आता है जब आदमी ये कहता है कि यार जब मुझ में पूरा आत्मविश्वास आया तो उस दौरान तक मंच चला गया। ठीक है जी। जब मेरे को हार का यकीन था तो मैं जीत गया। और जब जीत की सोच के गुस्से जब मुझे लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ठीक है जी। जब आंसुओं को सुखाना सीख लिया तो रोने के लिए कंधा मिल गया। जब नफरत का हुनर आ गया तो लोग मेरे को दिल से चाहने लगे। और जब घंटों रोशनी के इंतजार में मैं सो गया तो पता लगा कि सूरज निकल चुका था। तो इसलिए ऊपर वाला भी यही कहता है कि भाई ये तो एक मोड़ है। कौन सा जो ये झटका जो आपने खाया, ठीक है। इतने टाइम में हंसता चल, कर्म करता चल, नीयत अच्छी रख, सब कुछ बिंदास होता चलेगा। तो अब ये सारी जीवनी आपको बता दी। अब इसके बाद चलते हैं अपने फील्ड में। तो सर आज कहाँ के लिए विजिट के लिए जा रहे हैं सर फिर? ये नॉर्मल शेड्यूल रहता है, कई बार लंबी विजिट होती है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता है, पूरा दिन लग जाता है। वैसे आज का प्रोग्राम हमारा चरखी दादरी का चरखी गाँव के अंदर, वहां पे अपने कुछ फार्मर्स हैं, उनकी फील्ड की विजिट है। तरबूज, प्याज, भिंडी और आपका ये खरबूजा, तोरी और अपना ये टिंडसी, देसी टिंडा। ठीक है। बाकी ये कवर करने के बाद इससे अगला प्रोग्राम रहेगा फिर बागपत का, यूपी का। बागपत में भी अपने काफी फार्मर हैं और करीबन करीबन 5 से 6 महीने में हम एक विजिट आके जमींदारों को देते हैं ताकि रूटीन में उनसे हम संपर्क में रह सके। काफी अच्छे एरिया में खेती करते हैं वो भी। तो सर ये विजिट का आपका रेगुलर शेड्यूल है या कुछ आज स्पेशल ओकेजन है? नहीं, ओकेजन कुछ नहीं है रौनक जी, ये हमारा एक रेगुलर रूटीन कह लो आप। ठीक है। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हो आप। ठीक है। और क्योंकि जो किसान हमारे से जुड़ा हुआ है, अभी आज के टाइम में करीबन अगर हम बात करें हाँ जी। तो 40,000 से ऊपर फार्मर है हमारे पास सब्जी के। तो हर एक के पास जाना तो देखो कई बार मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हर फार्मर को कवर नहीं कर पाते। हाँ जी। बाकी एक बार टच करने की, एक बार जरूर उसके पास, हर एक के पास पहुंचने की कोशिश जरूर रहती है। तो ये रूटीन अपना शुरू हो जाता है सुबह 4:30-5 बजे से। 4:30 बजे उठ लेते हैं आप? हाँ, मेरा 3:30-4 बजे के करीबन उठ जाता हूँ। ठीक है। और उसके बाद निवृत्त होके डेली रूटीन एक्टिविटीज से उसके बाद फिर अपना 4:30-5 बजे के करीबन मैं निकल लेता हूँ लगभग फील्ड में। ठीक है सर। ताकि टाइम से पहुंच के टाइम से कवर करके ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सके। और इस बीच में जैसे कई बार कुछ फोन वगैरह भी आ जाते हैं फार्मरों के कि जी हम पहुंच रहे हैं दुकान पे, आज आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे। तो दूर के किसान हैं, उनके लिए हमारे को फिर समय से वापसी आना भी जरूरी होता है। और दूर का अगर कोई फील्ड रहता है तो हम आमतौर पे या तो ग्रुप्स में डाल देते हैं, नहीं तो स्टेटस पे डाल देते हैं, नहीं तो बता देते हैं किसान को कि भाई आज हम नहीं मिलेंगे। बाकी ब्रदर हैं छोटे 2, हाँ जी। वो मेरी एब्सेंस में काउंटर पे वही बैठते हैं। ठीक है। तो वो संभाल भी लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। डॉक्टर साहब जैसे हमने भी डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर काफी से मिले हैं, बट ऐसा कोई डॉक्टर मिला नहीं कि वही विजिट भी खुद दे रहा है, इतनी दूर दूर तक किसानों के से मिल रहा है। देखो रौनक जी, एक चीज है, बिल्कुल बात आपकी सही है। काफी कुछ दुकानदार जो है, अब उसमें गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि गलती उनकी आप इसलिए नहीं कह सकते। आप इससे पहले तक किसान को नॉलेज नहीं थी, वो इतना जागरूक नहीं था, काफी कुछ चीजों का उसको नहीं पता था। ठीक है। तो दुकानदार भी भाई उसी हिसाब से अपना मैनेज कर रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे भाई किसान को भी नॉलेज बढ़ी है, हमने भी फील्ड के अंदर काफी कोशिशें की। इस फील्ड मतलब ओवरऑल अगर मैं एक बात करूं हाँ जी। तो हमारे फील्ड विजिट का प्लस मीटिंगें करने का मेन पर्पज ये है कि किसान अपनी चीजों के प्रति जागरूक बने। ओके सर। उसको ये पता होना चाहिए कि वो अगर कोई फंजीसाइड को यूज कर रहा है, कोई इंसेक्टिसाइड अगर कोई वो यूज कर रहा है, कोई पीजीआर कोई वो यूज कर रहा है, तो वो किस लिए यूज कर रहा है भाई। उसका
इस्तेमाल करने का क्या कारण है? क्या ऐसी दिक्कत हुई फसल के अंदर कि भाई मेटीराम प्लस पायरेक्लेस्ट्रोबिन, उदाहरण दे दूं आपको मैं, एक सिंपल सा टेक्निकल एक मैं बता रहा हूं आपको। किस चीज के लिए है सर ये फंगस के लिए यूज होती है आमतौर पे, ओके सर। बट काफी कुछ दुकानदारों को इतना भी नहीं पता होता कि भाई ये इंसेक्टिसाइड है कि फंजीसाइड है, और वो किसानों को और वो किसान को बेच रहे हैं। किसान मांग रहा है, बोले जी मेरे खेत में मच्छरी हो रखी है, सफेद मच्छर है, अड़ है, या कोई और चीज हो रखी है, दुकानदार उसको फफूंदनाशक पकड़ा रहा है, अच्छा कीटनाशक की बजाय। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि उस जगह पे जमींदार ने पैसा भी लगा लिया, हो सकता है कि दुकानदार ने कोई अच्छी चीज भी पकड़ा दी हो किसान को, लेकिन सिर के दर्द था और गोली पेट के दर्द की दे दी तो वो काम नहीं करेगी सर। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो अभी अपने एग्रीकल्चर सिस्टम में ज्यादातर। तो हमारी ये फील्ड विजिट है कुछ इसलिए भी हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि यार किसी ने 4-5 एकड़ में, 2 एकड़ में किसी ने लगाई हुई है सब्जियां, और रेगुलर सब्जियां वो करना चाह रहा है, 2 पैसे कमाना चाह रहा है, तो कम से कम उसको हम अवेयर कर सके कि यार ये सिस्टम ऐसे है, इस टाइम पे ये यूज करो, इस टाइम पे ये यूज करो। और इसमें भी इसीलिए हम बर्डन नहीं डालते जमींदार के ऊपर, कोई विजिट चार्जेस वगैरह नहीं लेते उससे हम। अच्छा, जैसे वो आप जा रहे हैं यूपी के लिए तो उसका कोई विजिट चार्जेस नहीं है उसका। ठीक है सर। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं रौनक जी कि भाई हम देश में घूम रहे हो या मन में आए उसी के जा रहे हो। उसके अंदर किसान की लगन भी बहुत जरूरी है। जबरदस्ती हम किसी के पास नहीं पहुंच सकते, और ना हमारे पास इतना समय होता है कि भाई जबरदस्ती हम किसी फार्मर के पास जाएं या हम ये कहें कि भाई मैं आ रहा हूं तेरे पास, क्योंकि जब वो इच्छुक नहीं है तो जाने का, बेवजह जाने का कोई फायदा नहीं है सर। तो इसमें ज्यादातर हमारे जमींदार वो हैं जो हमारे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे से जुड़े हुए हैं। ठीक है सर। कहने का मतलब ये है कि या तो वो हमारे किसी ग्रुप से जुड़े हुए हो, कोई मटेरियल उनके पास हमारा जा रहा है तो डेफिनेटली वो तो हमारा कर्तव्य है ही है, उसके पास तो पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है। किसी के पास मटेरियल नहीं भी गया हुआ लेकिन बंदा रुचि रखता है, हम उसको विजिट देने के लिए हम तैयार हैं, बशर्ते कि वो हमारी बात माने, उसको फॉलो करे। अब यूं तेल फूकड़ेगा बेवजह का, अगले को समझना भी ना हो कुछ, मैं जबरदस्ती अगले के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ सर, वो तो फिर कोई पॉइंट नहीं। तो वो एक समय खराबी वाली बात है। तो कुल मिला के जमींदार का इंटरेस्टेड होना बहुत जरूरी है। सर मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा, आप बेसिकली किस टाइप की सर्विसेज किसानों को प्रोवाइड करवाते हैं? सर्विसेज मेरे पास रौनक जी, जब से मैंने महेंद्रगढ़ काउंटर किया है 21 जून 2021, ठीक है, से मेरा काउंटर है महेंद्रगढ़ में, न्यू अमर किसान सेवा केंद्र के नाम से। ओके सर। नारनौल रोड पे है। तब से हमने कोशिश ये करी है कि भाई हम एक ही प्लेटफॉर्म पे किसान को खेती बाड़ी संबंधित सभी सेवाएं हम उपलब्ध करवा सके। ठीक है। अब खेती बाड़ी के अंदर भी सेवाएं काफी होती हैं, सर्विसेज काफी होती हैं। हाँ जी। अब उदाहरण के तौर पे फर्टिलाइजर, खाद जो हम बोलते हैं, उसके अंदर भी आपका घुलनशील भी है, दानेदार भी है, दोनों ही है। दूसरा आपका बीज के अंदर आपका फील्ड क्रॉप, मोटी फसलें हैं, मोटे अनाज वाली जो फसलें हैं आपकी, उसका बीज भी रखते हैं हम। ठीक है। और सब्जियों का भी रखते हैं। कहने का मतलब है सभी तरीके का बीज। और तीसरा आपका पेस्टिसाइड। ओके सर। पेस्टिसाइड के मामले में भी कोशिश रहती है कि भाई हम टू द पॉइंट, सटीक तरीके से, अच्छे तरीके से अगले का सैंपल, अगले की फोटो, अगले का वीडियो को देख के ही हम दवाई दें। ओके सर। ताकि उसको कम बजट में अच्छा परिणाम मिले। ठीक है। और उसमें भी कोशिश ये रहती है कि भाई हम ब्रांड चीज ही दे, ठीक है, ना कि कोई लोकल आइटम कोई उठा के पकड़ा दी, या फिर कोई, क्योंकि हर कंपनी का हर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हमने हमारे खुद के फील्ड पे देखा हुआ हो, जिसके ट्रायल हमने लगवाए हुए हो, जिसके ओवरऑल परिणाम अच्छे हो, या फिर वो देने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है सर। नया उत्पाद किसी कंपनी वाले के कहने से हम कभी भी सेल हम नहीं करते, जो कि आजकल चल रहा है, जो कि आजकल ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि एक बहुत अच्छा एक चीज आपने ये बीच में जिक्र किया कि भाई ट्रेंड चल रहा है। हाँ जी। इसी पे मेरे को एक चीज लागू और होती है हाँ जी। बाकी दुकानदारों पे, कि ज्यादातर दुकानदार ये पूछते हैं कि भाई अब मेरे क्या पड़ेगी और मेरे क्या बचेगा, अच्छा, जमींदार को क्या रिटेल दे सकता हूं। कहने का मतलब ये है कि वो ये बात बाद में पूछता है
कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, पहली बात तो ये पूछता है कि भाई मेरे क्या पड़ेगी। हाँ, मतलब प्रॉफिट मार्जिन के Yes. हिसाब से हो रहा है। तो वो बड़ी स्पीड से दौड़ना चाहता है कि बस मार्जिन मार्जिन रहे, रिजल्ट ठीक है थोड़ा बहुत आ गया। तो ये एक बड़ी विडंबना आप कह सकते हो, हाँ जी, और ये एक बड़ी छोटी मनोदशा होती है आदमी की, जो केवल मार्जिन पे चलने की कोशिश कर रहा है। और जमींदार के काफी एरिया में जमींदारों को लॉस होने का ये सबसे बड़ा कारण है उसका। और इन कुछ चुनिंदा दुकानदारों की वजह से हमारे जैसे जो ढंग की चीजें देने की कोशिश करते हैं, हमारे ऊपर भी कई बार क्वेश्चन मार्क लगा देता है जमींदार, क्यों इन कुछ गिने चुने दुकानदारों की जो ये इमेज ही practice है, खराब इसकी कर वजह से इमेज खराब हो रही है। इमेज खराब हो रही है। और देखो दुकानदार कोई सभी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हाँ जी, काफी दुकानदार ऐसे भी हैं जो बड़ा मन करके जमींदार को समझाते हैं, मन करके बीज देते हैं, बड़ा अच्छा बीज देते हैं, बड़ी अच्छी दवाइयां देते हैं सोच समझ के। लेकिन बस वो कुछ चुनिंदा जो बगैर सोचे समझे कुछ भी पकड़ा देते हैं मार्जिन के चक्कर में, उनकी वजह से उनका भी नाम खराब होता है। ओके सर। जैसा कि आज के टाइम में ट्रेंड जो आप बता रहे हो, जो चल रहा है वो यही चल रहा है। ठीक है। एक मैं सर ये पूछना चाहूंगा, आप पीएचडी एंटोमोलॉजिस्ट हैं, बेसिकली कीट विज्ञान जिसको बोलते हैं, तो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करनी है, इसमें एमएससी करनी है, ये इंटरेस्ट कहाँ से जगह, क्या फैमिली बैकग्राउंड था? देखो भाई, अभी ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मैं इस मामले में एक चीज आपको कहना चाहूंगा हाँ जी, कि 2006 में +2 करने के बाद ठीक है, कोई ड्रॉप वगैरह नहीं किया, कोई अलग से कोई तैयारी वगैरह नहीं की। नॉर्मल रूटीन में जैसे +2 हमने पास की, उसी तैयारी के बिहाफ पे ही हमने एंट्रेंस दिया यूनिवर्सिटी का, उसी तैयारी के बिहाफ पे ही हमने पीएमटी का एग्जाम दिया। अब पीएमटी में भी पेड सीट पे हो रहा था एडमिशन भी। अच्छा, पीएमटी के होगा भी दिया? हाँ जी, बीडीएस में सिलेक्शन हो चुका था गवर्नमेंट में ही, रोहतक हो गए सर। और लेकिन एक चीज थी कि माइंड में कि यार डॉक्टर बनने के पीछे तो सभी भाग रहे हैं, इंसान का डॉक्टर तो हर कोई बनना चाह रहा है, लेकिन जो बिन बोलते जो जीव हैं, जो ये पौधे खड़े हैं आपके, हाँ जी, यार इनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। पौधा लगाने का दम्भ भरते हैं लोग, लगाने का शौक रखती है पब्लिक, उसको पालने का शौक नहीं रखती। बिल्कुल सर। रौनक जी, जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है, आपने 9 महीने उसको कुछ नहीं किया, 8 महीने आपने उसको कोई ढंग का राशन नहीं दिया, रोटी रोटी पे चलाया उसको, आप केवल सूखी रोटी देते रहे, और आपने सोचो मैं 9वां महीना में जाकर ही मैंने तगड़ो बनाए दूं, ठाडो बनाए दूं, या बच्चा हेल्दी हो, बात नहीं बनेगी। सेम कहानी पौधे के साथ है कि आपको पूरे साल उसको खुराक देनी पड़ेगी। यार वो एक जीव है, एक बच्चे की तरह आप उसको पालो। लोग कह देते हैं ये बात भी कि जी बच्चे की तरह पाल रहे हैं। क्या पाल रहे हो भैया, आपने क्या स्पेशल किया है? जैसे बच्चों के लिए तो आप कहीं भी यार कहीं भी चले जाओगे, कुछ भी करते हो आप बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए। पेड़ों के लिए क्या ऐसा आपने कर दिया कि भैया आप एक बोले जी अपने पौधे लग रहे हैं, अपन लगा रखे हैं भैया, लगा रखे हैं आपने, ऐसा नहीं कर रखा है, लगा रखे खुद के लोभ में लगा रखे हैं आपने, लेकिन लगाने तक सीमित मत रहो ना यार। डॉक्टर साहब, मेरे को लगता है ये आपका नेचर के लिए, खेती के लिए प्यार है कि आप भाई ये तो था कि हमारा देखो टॉपिक यही था कि घुमा फिरा के मैं एक चीज बता दूं आपको, ताकि इन चीजों को हम बता सके। यार आदमियों के, पशुओं के डॉक्टर मिल जाएंगे आपको, खूब मिल जाएंगे। पशु है वो भी रिंग के बता देगा कि भाई मेरे को तकलीफ है। सही बात है सर। पौधा रिंग के नहीं बताएगा आपको, या मुंह से नहीं बोल के बताएगा कि यार मैं मुसीबत में हूं, मैं परेशानी में हूँ। वो तो जब बिल्कुल ही उसका दम निकल लेगा उस दौरान पता लगता है। जमींदार भी तभी भागता है कि यार अब क्या करूं। ठीक है। इस सब चीजों ने माइंड डाइवर्ट कर दिया कि यार एग्रीकल्चर से डिग्री करेंगे, भाई नहीं बनना हमारे को, तो दांतों का डॉक्टर नहीं बनना हमारे को, इंसानों का डॉक्टर नहीं बनना। खूब बन जाएंगे, पब्लिक बहुत है, लेकिन एक अच्छा एग्रेरियन, एक अच्छा कृषि विशेषज्ञ होना, तो वो अपने आप में एक बड़ा गर्व महसूस होता है कि यार हम कम से कम 2 बातें किसी को बताने लायक हैं, किसी को बता सकते हैं। बीएससी की सिलेक्शन हो गया, बीएससी की, एमएससी की, पीएचडी की कंप्लीट करके 2015 के अंदर कंप्लीट करने के बाद
7 या 8 दिन के बाद ही सिलेक्शन हो गया था हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। ओके सर। जी, उसमें प्रोजेक्ट ऑफिसर कम डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंट की पोस्ट पे। तो उस दौरान पे स्टाफ भी नहीं था बिल्कुल भी, और सबसे बड़ा जिला होता था उस टाइम पे भिवानी। भिवानी में मेरी ड्यूटी आई। तो उस दौरान पे भी एक लगन थी यार कि जमींदार कोशिश कर रहा है अच्छी पैदावार लेने की, बागवानी की तरफ बढ़ने की, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई गैप है। अब वो गैप क्या है कि बुद्धिजीवियों के बताने और किसान के समझने का जो बीच का गैप है ना, वो पूरा होना जरूरी है। ठीक है सर। क्योंकि नॉलेजफुल बंदे हैं बहुत आपके बागवानी में, बड़ी अच्छी नॉलेज भी रखते हैं, जमींदार भी सीखना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गैप है। वो गैप था आपका फील्ड विजिट का। ओके सर। क्योंकि सरकारी अफसर के पास भी या सरकारी स्टाफ के पास भी कागजी कार्रवाई इतनी होती है कि वो बेचारा पूरा दिन उसका है ना, वो कागज पीटने में ही निकल जाता है उसका। और जो ग्राउंड लेवल स्टाफ है उसको इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती सर। वो जो एक गैप बन गया ना, उस गैप की वजह से ही बड़ी दिक्कतें बनी है। इसीलिए आपने डिपार्टमेंट छोड़ के और खुद का स्टार्ट किया। मैंने डिपार्टमेंट छोड़ा इसी चक्कर में कि यार ग्राउंड लेवल पे अगर आप चीजें नहीं बता पा रहे हो ना, तो इस थोड़े बहुत ज्ञान का, आपकी इस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। कागज पीटने में रह लोगे यार, वो तो एक क्लर्क भी कर सकता है। ठीक है। लेकिन हकीकत में आपने किसी के बाग लगवा दिया, 110 पौधे लगा दिए उसने, सब्सिडी की फाइल भी होगी, सारे काम हो गए, आपने उसकी सब्सिडी भी टाइम पे दे दी उसको, अगले और फार्मर आगे उनकी सब्सिडी दे दी आपने, और आगे भी चलता रहा सिस्टम। लेकिन जिसके बाग लगवाया था उसके आपने जाके तक नहीं देखा कि क्या चल रहा है। सही बात है सर। वो बाग हो गया फ्लॉप, सिर्फ आपकी इस थोड़ी सी लापरवाही की वजह से कि आपने लगवा तो दिया। हाँ जी। जैसा कि आमतौर पे हो रहा है कि हालांकि मेरी ये बातें किसी को बड़ी बुरी भी लगेंगी, हाँ जी, तो भी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होगी ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होगी, क्योंकि कोई डिपार्टमेंटल अधिकारी जब सुनेगा इस ऑडियो को, या कहीं से पता लगेगा कि यार मैंने ये बात बोली है, पिंच होती है चीजें। बिल्कुल सर। लेकिन ये हकीकत है। खुद अगर अपने अंदर जाके आप देखोगे एक सरकारी अधिकारी होने के नाते, तो आपको महसूस होगा कि आपने ग्राउंड लेवल पे कितने जमींदारों को बाग लगवाने के बाद सर्विस दी है आपने, कितनों को आपने ये बताया है कि तू अब ये डाल, तू अब ये डाल। एक बार आपने लिख के दे दिया उसको, पीछा छुड़ा लिया, बस कहानी खत्म। ठीक। उसके बाद वो जमींदार है यूरिया ठोक रहा है, कोई बेवजह की कहीं से दाएं बाएं से ले आके दुकानदारों को मौका मिल रहा है बेथा दुनिया भर की दवाइयां पेलने का। भाई आप टेक्निकल थे, आप तरीके से उसको चीजें समझाते, तो उसको भारी भरकम बजट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, टू द पॉइंट चीजें यूज होती, उसका मन बना रहता, वो और 2-4 किसानों को बताता, और एरिया एक्सपेंशन के अंदर, हाँ जी, क्षेत्र विस्तार के अंदर, बागवानी के क्षेत्र विस्तार में भी बहुत बड़ा योगदान रहता। मैं ये नहीं कहता कि यार सभी के पास जाओ आप, क्योंकि बागवानी के अंदर करीबन 1 साल के अंदर अगर 10,000 जमींदार कवर हो रहे हैं एक जिले के अंदर, हाँ जी, 40,000 को तो मैं भी हैंडल कर रहा हूँ यार। आप अकेले 40,000? मैं अकेला 40,000 को हैंडल कर रहा हूं, तो आप सारा स्टाफ मिलके 10,000 नहीं देख सकते क्या? सही बात है सर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप अगर अपनी ड्यूटीज भी डिवाइड करो, जितने भी आपके टेक्निकल स्टाफ में जितने भी मेंबर्स हैं आपके, हाँ जी सर, अगर आप ड्यूटी भी निर्धारित करो, तो आप एज पर ड्यूटी उनकी लगा के ऑलमोस्ट अबव 90% तक का फील्ड आप इजीली कवर कर सकते हैं। बिल्कुल सर। 10,000 कोई ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है स्टाफ के हिसाब से अगर हम बात करें तो। ये आपने बहुत सीधे तरीके से बहुत बड़ा मुद्दे के ऊपर, क्योंकि देखो ऐसा है रौनक भाई, आज के टाइम में जमींदार को प्रॉब्लम्स बहुत है। हाँ जी, जमींदार भी सब बराबर नहीं है। अब ये भी बात खड़ी हुई लगेगी कुछ एक को, ये जमींदारों को खड़ी हुई लगेगी। क्या सर? क्योंकि उसका कारण है कुछ जमींदार बेवजह नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं दुकानदारों का। ओके सर। उसका एक उदाहरण बताता हूं मैं। जमींदार ये गलती आज के टाइम में कर रहा है, अक्सर कर रहा है। आज दवाई का स्प्रे कर दिया, कोई वेट नहीं कर रहा, वो कोई ये नहीं देख रहा कि यार इसको कम से कम वेटिंग पीरियड, हर कागज के ऊपर लिखा आता है दवाई के ऊपर वेटिंग पीरियड,
क्या होता है सर वेटिंग पीरियड? वेटिंग पीरियड होता है कि आपको इतने दिन प्रतीक्षा करनी चाहिए उसके रिजल्ट की। ठीक है, वो दवाई टू दवाई वेरी करता है वो दवाई से दवाई वेरी करता है, किसी का 1 हफ्ते का है, किसी का 15 दिन का है, किसी का 30 दिन का है। ठीक है, ठीक। उससे पहले वो लीफलेट यही बोलता है कि उससे पहले आप दूसरी दवाई जल्दी से ना करो, ओके सर। आप उसका वेट करो पहले। ठीक। कोई नहीं देखता, कोई नहीं पढ़ता, ना दुकानदार बताता। उदाहरण के तौर पे टमाटर के अंदर लोई बनी हुई है, सुंडी, बोरर। हाँ जी। तम्बाकू सुंडी भी है, अमेरिकन सुंडी भी है, दोनों है आज के टाइम में फिलहाल हाल घड़ी। आपने दवाई कर दी, कोई भी उदाहरण बताऊं आपको, एक्सपोनस या एम्फान में से कोई एक दवाई आपने कर दी, आपने आज स्प्रे करी है दिन में 10-11 बजे या सुबह के टाइम, शाम को आप देखते हो कि यार सुंडी तो अभी जिंदा है, आप कल सुबह ही दोबारा दूसरी दवाई ठोक रहे हो। सही बात है। भाई आप कर क्या रहे हो? एक तो खुद का पैसा बर्बाद कर रहे हो, जहर इतना ठोक रहे हो जिसकी कोई हद नहीं है। उस टमाटर को सड़ा कोई खा ले तो वैसे बीमार हो जाए। फील्ड में खूब अंडे हूं मैं भी, इतना मन नहीं दे रहा है। कैसे खेती होती है? कम से कम समय तो दो यार। कोई चीज एक स्प्रे करी है आपने, आज इल्ली की स्प्रे करी है, शीशी के ऊपर लिखा हुआ है 10 दिन, 10 दिन आप रुको यार। बिल्कुल सर। 10 दिन नहीं रुक सकते तो 7 दिन तो वेट करो कम से कम, दवाई को अपना पूरा रिजल्ट आने दो। अब इस मामले में आपको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। किस जगह पे? कि अगर कोई लोकल दवाई आपने डाली हुई है तो आप मार में आओगे। लोकल दवाई, घटिया दवाई, कोई लोकल कंपनी की आपने इस्तेमाल कर ली और अगर आप वेटिंग पीरियड के भरोसे रह गए, आपकी फसल जीरो हो जाएगी। लोकल ब्रांड, लोकल कंपनियां जितनी भी हैं, ठीक है। पहली बात तो उनके साथ लीफलेट, वो पर्चा जो आता है वो नहीं मिलेगा। अच्छा, ये पहचानने का तरीका है? ये जो कंपनी अच्छे प्रोडक्ट दे रही है मार्केट में, जिसको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास है, जिसके प्रोडक्ट में दम है, ओके सर, उसके साथ 99% उस मामले में आपको लीफलेट साथ मिलेगा। जिससे किसान पहचान सकता है कि ये किस किस चीज में कितने कितने दिन पे इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या डोज रखनी चाहिए, कितने दिन तक इसका इंतजार करना चाहिए, सब चीजें। R&D पूरी हुई है बेसिकली उसकी? यस, कंप्लीट। ठीक है। जो कि आप मेरे को खुद बता दो कितने जमींदार पढ़ते हैं लीफलेट को, ये बताओ आप। तो ये पॉइंट तो मेरे को भी आज फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ है कि वो लीफलेट आप चेक करो कि उसके साथ मिल रहा है क्या नहीं। देखो सबसे अच्छी बात क्या है, हाँ जी, उसमें इंग्लिश हिंदी 2 लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। उसमें कोई 12-13 भाषाओं के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। मीन्स वो अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग स्टेट। ठीक है, स्टेट के। हाँ, तमिल लैंग्वेज है आपकी, मराठी है आपकी, पंजाबी है, बांग्ला है, हिंदी है, इंग्लिश है, 12-13 लैंग्वेज में मिलेंगी, ताकि किसी जमींदार को जो लोकल किसी स्टेट का है उसको पढ़ने में आसानी हो, उसको कोई दिक्कत ना आए। नहीं तो आजकल खुद भी तो मैन्युफैक्चरिंग करके दवाइयां बना रहे हैं लोग सर। तो यार इतनी तक जब सहूलियत दे रखी है फिर क्यों नहीं पढ़ते भाई आप? बिल्कुल सर। अब वेटिंग पीरियड का मामला जो मैं बता रहा था ना, वो इसलिए जरूरी है, और इसीलिए जरूरी है हमारी फील्ड विजिट, कि ताकि उसको हम जागरूक कर सके। भाई ये पर्चा दे रखे है, साथ इसको पढ़ लिया कर यार, और कुछ नहीं तो कम से कम इसको ये देख लिया कर कि हाँ भाई इसमें क्या लिख रखे है। ठीक है। जहाँ कहीं नहीं समझ में आए मेरे जैसों से फोन कर लो। तो बेसिकली ऑल ओवर जो ओवरव्यू है फील्ड विजिट का है कि डिपार्टमेंट सरकार की तरफ से भी ये योगदान होना चाहिए कि किसानों के लिए फील्ड विजिट। और मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि यार मैं एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होके फ्री फील्ड विजिट्स में दे सकता हूँ किसान को, वो भी 40,000 आपने नंबर बताया, वो भी अबव 40,000 फार्मर्स को। तो आप क्यों नहीं दे सकते एक सरकारी अधिकारी होते हुए या एक सरकारी मुलाजिम होते हुए? सर ये मैं नहीं समझ पा रहा कि आप इतने लोगों को मैनेज कैसे कर रहे हैं सर? मैनेज करना बड़ा आसान है, नहीं भी कर पा रहा, एक हद तक मैं आपके पॉइंट से सेटिस्फाई भी हूँ, मैं एग्री करता हूँ ये चीज, सभी को नहीं कर पा रहा मैं। काफी कुछ फार्मर मेरे नाराज भी हो जाते हैं कि जी मेरे पास नहीं पहुंचे आप, मेरे पास नहीं आए आप। हाँ जी। लेकिन उसमें भी जो वर्किंग आवर्स है ना रौनक जी, मेरी जिंदगी के जो 24 घंटे दिन के हैं, 24 में से 20 घंटे की भागदौड़ ऐसी चलती है, ठीक है। 4 से लेके 10 से 11 बजे तक या 12 बजे तक फील्ड में, उसके बाद वापस काउंटर पे आ गया, क्योंकि फार्मर्स दुकान पे भी वेट कर रहे होते हैं बेचारे, जो काफी दूर से भी आते हैं। ओके, तो उनको भी समय देना जरूरी होता है फीस वगैरह लेने के लिए। उनको मैनेज किया, उनको चीजें दी, आपके शाम के 8 बज गए। ओके सर, 8 बजे। अब इसी बीच में करीबन 1500 से 2000 कॉल दिन की मेरे पास आती है।
1500 कॉल अटेंड करते हैं सर 1500 से 2000 एक दिन में? एक दिन की पर डे की कॉल। तो सारा दिन ही चला जाता होगा सर उसके अंदर। अब उसमें क्या है कि दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं, फोन भी अटेंड कर रहे हैं। अब इस मामले में 25 से 30% फोन ऐसे हैं जो हम नहीं उठा पाते इस पूरे बिजी शेड्यूल की वजह से। उसके कारण जमींदार नाराज होते हैं। इसलिए जमींदार नाराज हो जाता है कई बार कि जी आप फोन नहीं उठाते। तो मैंने इसलिए अपने शेड्यूल के हिसाब से उनको अलग अलग टाइम दिया हुआ है कि भाई सुबह 9 बजे से पहले पहले आप कोशिश करो कॉल करने की, या व्हाट्सएप पे आप मैसेज डालो, वीडियो डालो, फोटो डालो। डेफिनेटली शाम को 8 बजे के बाद आपको उसका रिप्लाई 101% मिलेगा ही मिलेगा। ये सर्विस दे रहे हैं सर आप? हाँ जी, मेरे पास 52 ग्रुप है आज के टाइम में, व्हाट्सएप ग्रुप। ओके सर। 52 व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर रूटीन में डेली सीजन वाइज अच्छी अच्छी पोस्टें, नवीनतम जानकारियां किसान भाइयों को हम साझा करते हैं ग्रुप के माध्यम से। शाम को 8 बजे तक की कार्रवाई होने के बाद जैसे ही खाना वगैरह खाया, डिनर किया, थोड़ी देर 15-20 मिनट घूमने के बाद आपका फिर सीधा अपना तैयारी स्टार्ट कर दी स्टडी की। स्टडी भी करें सर? स्टडी का भी कारण ये है रौनक जी, हाँ जी, अभी टेक्नोलॉजी के अंदर बड़ी एडवांसमेंट हुई है, काफी कुछ सुधार हुए हैं, काफी कुछ डेवलपमेंट हुई है। ठीक है सर। तो इसलिए अगर आप नवीनतम दवाइयां या नवीनतम बीज या नवीनतम टेक्नोलॉजी को अगर आप नहीं पकड़ते हो, आप जमाने से बहुत पीछे रह जाओगे। तो उसके लिए स्टडी करना, उसके लिए 1.5 से 2 घंटे का स्टडी टाइम निकालना बहुत जरूरी है। और अब आप एक चीज सोचो कि यार जब हम 2-2 घंटे पढ़ सकते हैं तो जमींदार को तो केवल उतनी ही दवाइयां दिमाग में रखनी है जितनी वो यूज कर रहा है, तो कम से कम उनके रिजल्ट का पता रहे उसको। और वो तो जरूर ये भी नहीं कि 20 घंटे दिन का यूटिलाइज कर रहे होंगे। वो खेत में मेहनत कर रहा है वो, लेकिन अपने लिए, अपनी दवाइयों के लिए, अपनी फसल के लिए वो आधा घंटा वो आराम से निकाल सकता है, ये देखने के लिए कि भाई तूने क्या दवाइयां तूने यूज करी, क्या उनका रिजल्ट आया। एक डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने मैच्योरिटी की बात करी थी, तो मैं ये समझना चाहूंगा, जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, वो भी एग्रीकल्चर में कुछ बिजनेस या कुछ बनाना चाहती है। आपने भी खुद डिपार्टमेंट छोड़ के बिजनेस स्टेब्लिश किया है, तो उस टाइम पे जो फियर और डाउट आते हैं मन में यूथ के, उनको कैसे हैंडल करें? दिल खोल के ही हम बात करेंगे सारी, जब करने लग रहे हैं तो। ना बिल्कुल सर। एक समय वो था कि जब इतनी ड्रिंकिंग होती थी, इतनी ड्रिंकिंग करता था मैं, ठीक है सर। खुद को होश नहीं रहता था कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। कब की बात है सर ये बातें हैं आपकी डिपार्टमेंट छोड़ने के बाद। ठीक है। 2 साल। उसका कोई रीजन था सर? कोई रीजन कुछ नहीं था। उस दौरान पे मैंने महेंद्रगढ़ से पहले 1.5 साल काउंटर मैंने किया था भिवानी। ओके सर। पार्टनरशिप में काउंटर था वो, हम 3 साथियों ने मिलकर खोला था। जी सर। उस दौरान पे भी फील्ड विजिट वगैरह चलती रहती थी, बट एक सिस्टम जो था, एक कंपनी आप कह सकते हो, वो कंपनी भी कुछ इस तरह की थी हमारी कि वो धीरे धीरे ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, शाम को वो धीरे धीरे हैबिट बन गई। ओके। और जब कोई चीज हैबिट बन जाती है ना, तो वो बड़ी दुखदाई होती है। ठीक है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं इसको एंजॉयमेंट के लिए पी रहा हूं, वो आपकी हैबिट बन चुकी है भाई, वो एडिक्शन। उसका बिजनेस पे भी असर दिखने लग जाता है। उसका बिजनेस पे भी असर दिखना शुरू होता है। लेकिन एक चीज और है, व्यापार में जब भिवानी काउंटर था, उस दौरान में ज्ञान नहीं था चीजों का, बिजनेस माइंड नहीं था। ठीक है। एक्चुअल बात तो ये है, बिजनेस की परख नहीं थी, नई नई नौकरी छोड़ी थी, कोई बैकग्राउंड भी नहीं था फैमिली बिजनेस का। फैमिली बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं था, अफसरी दिमाग था। ठीक है जी। तो उधार वगैरह के चक्कर में कुछ अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से मोटा कच्चा खाया हमने। 1.5 साल के अंदर अंदर करीबन 30-32 लाख रुपए का। 30-32 लाख का लॉस था सर? जी सर। ठीक है। अब उस दौरान पे कोई राह नहीं सूझ रही थी कि यार क्या किया जाए, क्या करें। कोरोना आ गया। हाँ जी। अब कोरोना की वजह से ये था कि बीच में काफी चीजें आपकी चलती रही कि यार क्या करें क्या करें क्या। कहने का मतलब ये है कि वो एक कंडीशन ऐसी थी उस दौरान पे, बड़ा झटका गया था कि आदमी अगर फांसी खा ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसी के चक्कर में ड्रिंकिंग स्टार्ट की थी सर? उसी चक्कर में फिर बस
ड्रिंकिंग शुरू कर दी, दारू पीते चले गए, वो एक एडिक्शन होगी। ओके सर। अब वो एडिक्शन भी ऐसी हुई कि लगातार रूटीन में दिन रात, कोई तो कहता है रात रात को, दिन रात फुल बैटिंग चली है धड़ाधड़। परिवार वाले परेशान हैं, वाइफ परेशान है, मम्मी परेशान है, भाई परेशान है। अब पिताजी बीमार हुए कोरोना टाइम में, बहुत जबरदस्त तरीके से बीमार हो गए। मैं भिवानी था उस टाइम पे, मदर की कॉल आई कि भाई अगर टाइम पे नहीं पहुंच पाया तो कुछ भी हो सकता है। ठीक। मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैं उस दौरान भी नशे की हालत में था, लेकिन मैंने गाड़ी उठाई, महेंद्रगढ़ पहुंचा, पिताजी को चेकअप वगैरह करवाया, दिखाया। मैं रुका वहीं घर पे ही 10 दिन। मेडिसिन जितनी पिताजी को देनी थी वो भी, परिवार को भी संभाला, वाइफ को उनके पियर भेज रखा था, क्योंकि वो कंडीशनें ऐसी थी उस टाइम पे कोरोना की वजह से, बच्चा छोटा था, वो बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो। वो अपने मायके थी और इधर घर पे मैं, मम्मी, भाई और पिताजी और दादाजी। ठीक है। संभाला 10 दिन। पिताजी के भी मुंह से निकल गया कि भाई या तो धंधा कर लो या परिवार संभाल लो, एक बार में एक ही काम होगा। तो उस मामले में क्या था कि रौनक भाई, घर के बाहर एक दुकान छोड़ी हुई थी काफी पहले से। जी सर। मैंने पिताजी को बोला कि मखा जी क्यों ना हम यहाँ शिफ्ट कर ले तो भिवानी से। ठीक है। पिताजी तो बड़े खुश हो गए कि भाई ठीक है, घर की घर में अच्छी बात है। वो एकदम से बोले हाँ ठीक है यहाँ कर लेते हैं। तुरंत डिसीजन। अगले 2 दिन के अंदर जो मटेरियल कुछ वहां था, अब उसमें भी सुनो, एक बड़ी मोटी कहानी बताता हूँ आपको। वहां की जो दुकानदारों की देनदारी थी। हाँ सर। अब पिताजी और भाई गाड़ी लेके पहुंचे वहां मटेरियल लाने के लिए, दुकान का जो बचा हुआ जो जितना भी मटेरियल वगैरह था वहां पे, ठीक है, वो लाने के लिए पहुंचे। तो वहां पे इकट्ठे हो गए दुकानदार। अच्छा, जिनसे आपने, जिसने थोड़ा बहुत, जिनका कोई बकाया था, किसी का कोई सामान सुमन लिया हुआ था, देनदारी जिनकी बकाया थी थोड़ी बहुत, वो वहां पे इकट्ठे हो गए। बोले जी हम मटेरियल नहीं ले जाने देंगे ऐसे। तो पापा जी का फोन आया मेरे पास, बोले भाई ये मगा जी ऐसा है, आप इनसे मेरी बात कराओ बारी बारी। आप इनसे पूछो, किसी को केवल पेमेंट ही चाहिए तो पेमेंट के लिए 6 महीने का टाइम ले लो, और भाई किसी को मटेरियल चाहिए तो मटेरियल दुकान से जो इनकी इच्छा हो वो सामान इनको दे दो। ठीक है। रौनक जी आप यकीन नहीं करोगे, तो वहां पे उन्होंने ये सोचा कि यार पता नहीं पेमेंट है तो आएंगी या नहीं आएंगी, सामान ले लो। 2 पिकअप लेके गए थे, लेकिन आते आते सिस्टम ये बना था कि केवल 3 या 4 पेटियां ही 10-10 लीटर की वापसी आई थी दुकान में, और कोई सामान नहीं आया था। सारी दुकान खाली कर दी मतलब। सब टोटली वही देनदारी के मामले में ही, किसी के 30,000 आते थे वो 50,000 का सामान ले गया, किसी के 60 निकलते थे वो 80 का ले गया, ऐसा भी हुआ। क्योंकि लेकिन उस दौरान पे तो सिर्फ ये था कि भाई एक बार जैसे तैसे, क्योंकि सभी सर्कमस्टांसेस उल्टे पड़े हुए थे कि यार जैसे तैसे सिस्टम एक बार कवर हो जाए, कोई ये ना कहे कि भाई कृष्ण हमारे पैसे खा के बाज गया। ठीक है, ऐसा कोई मामला नहीं आना चाहिए। वहां से जो मर्जी करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो बेसिकली बिजनेस के अंदर ये साइड इफेक्ट भी है कि केवल आप आ जाते हो और नॉलेज नहीं है तो लॉसेस भी बड़े होते हैं ना। लॉसेस बहुत मोटे होते हैं अगर आप थोड़ा सा, अगर आप ध्यान ना दो तो। अब देखो, एक मैं जो आज के युवा को जो मैसेज देना चाह रहा हूं ना, वो ये मैसेज है कि मैं एक तरीके से, मेरी शुरुआत माइनस से हुई थी। महेंद्रगढ़ जब मैंने शिफ्ट किया, माइनस 32 लाख से मेरी शुरुआत हुई थी। ठीक है, जबकि कोई जीरो से करता है, मेरी माइनस 32 लाख से शुरुआत हुई थी। उस दौरान तक ये नहीं सोचता था कि यार क्या करूं क्या ना करूं, और जबकि मैं तो मार्केट से बहुत बाहर बैठा हूं नार्मल रोड पे। सही बात। काफी लोगों ने ये बोला कि भाई नहीं चलने वाला सिस्टम, नहीं चलने वाला, सब ने ये बोला। ड्रिंकिंग कंटिन्यू रही वहां भी, क्योंकि कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करूं क्या ना करूं यार। अब लेकिन धीरे धीरे दोबारा हिम्मत मार के फील्ड विजिट मैंने शुरू करी, गाँव में जाना शुरू किया, किसानों से मिलना शुरू किया, उनकी फसलें चेक करनी शुरू की, लोगों को थोड़ा थोड़ा रिजल्ट देने शुरू किए। एक समय वो भी था, अब दुकान के लिए माल चाहिए था, पैसे नहीं थे। 10,000 का माल है, 8 दिया है, 2 छोड़ा है, 2 के लिए भी तुरंत फोन आ लेता था कि जी आपके 2,000 पेंडिंग है। अगला लेने जाता था तो जी पहले 2 बिल्कुल आपको जमा कराने पड़ेंगे। क्यों? कंपनी वालों ने भी उनको ये बोल दिया, ज्यादातरों ने, कि भाई मेटल इसको सोच समझ के देना आप। ठीक है, कहने का मतलब है बिल्कुल टोटली नेगेटिव सिस्टम।
आप ये कह सकते हो कि एक आदमी दूसरा हो तो डिप्रेशन में आके पागल हो जाए, बिल्कुल। कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल सर। लेकिन मखा यार, अगर यहाँ घुटने टेक दिए ना तो तो एक डॉक्टरेट होते हुए भी एक बहुत मोटा धब्बा लग जाएगा और घर वाले परेशान रह जाएंगे। वो अलग, दोबारा हिम्मत बनाई, दोबारा हिम्मत जुटाई, नए सिरे से सारा सिस्टम दोबारा स्टार्ट किया, अकेले का किया, पार्टनरशिप वगैरह सब हटा उठो के खुद का काम शुरू किया। धीरे 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 विजिट्स वगैरह के अंदर फार्मर जुड़ते चले गए। तो एक लेवल वो आ गया कि जब ड्रिंकिंग कर रहा था, शाम के टाइम एक का फोन आया, जमींदार को महसूस हुआ कि यार डॉक्टर ने तो पी रखी है, उसने फोन काट दिया। ठीक है। तो मेरे को बड़ा फील हुआ कि यार इस माहौल में ड्रिंकिंग करते करते आप अपना धंधा ही जीरो नहीं कर रहे हो, आप उभर ही नहीं रहे हो, आप वहीं की वहीं हो यार, वहीं की वहीं माइनस में ही हो आप रिलेशन ठीक है, आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई नहीं आएगा जब तक आप अगले को ये पता लगेगा कि आपने दारू पी रखी है। सही बात है भाई, एक पियक्कड़ डॉक्टर से तो हम भी अपने बच्चे को दवाई नहीं दिलवाते। बिल्कुल सही बात है। तो एक जमींदार कैसे आपसे दवाई ले लेगा जब आप ड्रिंक करोगे? तो शायद ये बात आपको ट्रिगर, वो चीज समझ में आई। पिताजी ने भी, हालांकि मेरे फादर साहब ने हमेशा मेरी पूरी सपोर्ट की है, हर मामले में सपोर्ट की है, और मेरे ख्याल है उन जैसा व्यक्तित्व मैंने अपनी जिंदगी में, दुनियादारी इतनी देखी है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। इतने कूल माइंड है वो, एक फुल सपोर्टिव फादर जिसको बोलते हैं। चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे जैसे मर्जी मेरे हालात रहे हों, उन्होंने तो भी यही कहा कि भाई समझ जाओ, समय है, समझ जाओ, समय है। जब पिताजी को पता चला 32 लाख का नुकसान करवा दिया, पता ही नहीं आज तक भी। मैंने वो लिया भी, वो उतार भी दिया। अब उतारते टाइम में डिस्कस कर रहा हूं कि जी ये उसके थे, दे दिए। तो फिर कब बताओ? ये उसके थे, दे दिए। अब एक दिन पूछा उन्होंने मेरे से कि भाई कितने और बच रहे हैं? बाजी 35,000 कुछ एक पार्टी के हैं, 70,000 रुपए कुछ एक पार्टी के हैं, पुरानी पेमेंटों में ये 2 बकाए हैं। ठीक है। अब पिताजी ने दोबारा मेरे से, हालांकि उनको, वो मेरे से ये नहीं कहते कि सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, उनको इतना पता है कि जो मैंने बता दिया वो बता दिया। सही बोला ठीक है। कितने थे? महाजी 32 थे। वाह जी वाह, 32 मतलब आपने सिर पे रख रखे थे, और आप मेरे से कोई जिक्र नहीं किया आपने, कोई डिस्कशन नहीं, माइनस में गाड़ी चल रही। अब हालांकि मैं, एक आदत और भी है कि मैं अपने परिवार को परेशान नहीं करना चाहता था, उनको सिरदर्दी नहीं देना चाहता था कि यार जब मैंने अपने सिर पे धरा है ये सौदा, तो उतारना भी मेरा ही फर्ज है। हाँ, कहीं ना क्यों फैमिली को परेशान करूं यार? स्ट्रेस में ही चला जाता, वो स्ट्रेस में जाते, वो टेंशन ले लेते इस बात की, तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं थी। अब मैं तो टेंशन उठ जाऊंगा, क्यों? घाटा भुगता हुआ है भाई। ये बिजनेस क्वालिटी है सर, ये अगर आप घाटा नहीं उठ सकते तो बिजनेस करना भी नहीं चाहिए, ये भी हकीकत बात है। बिल्कुल सर। अब उस मामले में भी देखो, एक मैसेज जो जैसे मैं इन सब बातों के माध्यम से जो देना चाह रहा था, हाँ जी, कि भाई कैसे भी सर्कमस्टांसिस हो, उसके बाद मैंने ड्रिंकिंग छोड़ी भी। पब्लिक डीलिंग ड्रिंकिंग छोड़ने के बाद 1 साल के अंदर अंदर मेरी 5 से 6 गुना होगी। ओके सर। क्यों? जहां मैं पहले उस ड्रिंकिंग की वजह से इग्नोर मार देता था, फोन वगैरह कहीं जाता नहीं था, किसी को बोल दिया कल आऊंगा लेकिन नहीं पहुंच पा रहा था, वो सब चीजें मतलब टोटली एक ट्रैक पे आ गई। ठीक है सर। 10 लोगों को समय दिया तो 9 के पास तो हम पहुंचे। ठीक है। टाइम ना होने की वजह से रह गया, वो एक बात अलग है। ठीक। कहने का मतलब ये है कि भाई जिंदगी के अंदर सब कुछ माइनस ही माइनस नहीं होता, कोई एक वक्त होता है आपका, वो जब उल्टा लगता है तो उल्टा ही लगता चला जाता है। आप जहां मर्जी जहां हाथ डालोगे सब कुछ घाटे में लेके जाएगा आपको। ठीक है। लेकिन बड़े धैर्य से आप इंतजार करो चीजों का, उसकी वजह से ट्रैक से आउट मत हो आप। मतलब जो भी कर रहे हो, जो आपका विजन, कर्म करते चलो, विजन अच्छा रखो, नियत अच्छी रखो, फिर भी आप ये करते चलो कि जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा डेफिनेटली। बिल्कुल सर। तो अब ये सारी जीवनी आपको बता दी, अब इसके बाद चलते हैं अपने फील्ड में। पहुंच चुके हैं आप, जमींदार भाइयों से मिलते हैं रौनक जी।